ये है हमारी हुडी और ये है शिव जी के तांडव रूप का वर्णन करने वाली हुडी है, जिसको आप हमारे अर्पण मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं। और क्या है अर्पण पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। यह आपको बताती है सारे धर्मों और मजहबों का, विशेषकर धर्मों और मजहबों के बीच का अंतर एक वैज्ञानिक नैरेटिव में। और ये पुस्तक अब अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम बात करेंगे सामयिक विषयों पर। हमारे साथ बात करने के लिए हर्ष कुमार जी हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय न्यूज़ क्लिक और मीडिया पर्सनैलिटीज़ का, मीडिया की समस्याओं का, और साथ में थोड़ी चुनावी चर्चा। आपका स्वागत है हर्ष जी जयपुर डायलॉग्स पर। धन्यवाद जी जी, धन्यवाद। तो ये न्यूज़ क्लिक के बारे में जो आप देख रहे थे कि पूरा का पूरा जो हमारा पंचमक्कार मीडिया था, पंचमक्कार सारे के सारे वो छाती पीट के रो रहे थे कि भाई ये देखो कितना जो है अन्याय हो रहा है उसके साथ। लेकिन अब उसका जो एचआर का जो है वो चक्रवर्ती, उसने वायदा माफ गवाह बनने के लिए एप्लीकेशन लगा दी है। अब क्या होगा? अब रोएंगे कि पीटेंगे कि क्या करेंगे? देखिए, अभी तो रोने पीटने की जो है आवाज आ नहीं रही है, सन्नाटे की है। दिल्ली में तो इस समय सन्नाटा है मीडिया के बीच में, चुप हैं सब। और मेरे एक मित्र मुझे बता रहे थे, कल शाम मेरी उनसे बात हुई थी। मैं कोशिश कर रहा था कि कल शाम ही इस पे लाइव कर लूं अपना, लेकिन कल समय नहीं मिल पाया मुझे। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि अब तो अपने ये जितने भी द वायर, प्रिंट, न्यूज लॉन्ड्री, सत्य हिंदी, सब जो है अपने एचआर और अपने डिपार्टमेंट्स को सबने ये कह दिया है कि भाई देख लो पैसे वैसे का हिसाब किताब, अब अगला नंबर सब हमारा ही है। तो अच्छा। सब अब ये सब हिसाब, दरअसल क्या है कि संजय जी पता नहीं लगता ना कौन सा पैसा कहां से आया। अब सब लोग अपने बैंकिंग डिटेल्स और जो लिंक्स हैं वो सब शेयर करते रहते हैं। तो किसी पैसा तो कहीं से भी किसी भी तरीके से अननोन सोर्स से भी आ सकता है। तो अभी तो फिलहाल यही है कि सब लोग पहले अपने जो है कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं कि भाई देखो अब इसके बाद क्या हो सकता है। और मेरा तो कल शाम से इस बात को लेकर इंतजार था कि मैं देखता हूं कि रवीश कुमार, ये अभिसार शर्मा, इनमें से कोई वीडियो बनाता है केस पे। एक वीडियो संजय जी अब तक किसी ने नहीं बनाया है। इस अमित चक्रवर्ती वाले जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस पे किसी का कोई वीडियो नहीं है, सब चुप हैं। वो सत्य हिंदी वाले जो हैं वो अक्सर न्यूज क्लिक पर उन्होंने दसियों चर्चाएं की थी जब इन पर छापे पड़ रहे थे अक्टूबर के महीने में। तो उसके बाद वो वहां पर भी सन्नाटा है, कोई चर्चा नहीं हो रही है किसी भी तरह की। और उसमें उस समय जो है आशुतोष जो है ये अपने सत्य हिंदी वाले, इन्होंने अपने प्रोग्राम के दौरान साफ तौर पर ये कहा था कि अगर साहब चाइना से पैसा लिया है न्यूज क्लिक वाले ने, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमें सिर्फ दिक्कत इस बात से है कि साहब जो लोग वहां पे श्रमजीवी पत्रकार की तरह काम कर रहे थे, ये कंटेंट अपना दे रहे थे, अभिसार उर्मिलेश जैसे जो पत्रकार हैं पुराने, उनसे पूछताछ क्यों की गई। तो एक ये बंदा था जिसने केवल इतनी बात कही थी, बाकी सब लोग तो एक तरफा, सबको ये लग रहा था कि ये सरकार का एजेंडा है। और इसमें सबसे खास बात जो पता लगी है संजय जी, उसमें ये है कि जो स्पेशल सेल इसकी जांच कर रहा है दिल्ली का, उसने कोर्ट से ये कहा है कि साहब 5 लोगों के नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। 5 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो हमें इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो उनका नाम हमें जो है वो गुप्त रखने की इजाजत दी जाए। इस बात से भी बड़ी खलबली मची हुई है पूरा। और दूसरा इसमें दिक्कत ये आ गई थी कि जो 90 दिन का टाइम होता है इसमें जांच का, वो इनका पूरा हो रहा था, लेकिन अभी जो है स्पेशल सेल की उन्होंने 60 डेज और बढ़ा दी है। अभी ये अमित चक्रवर्ती जी के घर परिवार बच्चे फैमिली सबकी हैं, इसे लगा होगा भाई 3 महीने तो हो ही गए अंदर बंद हुए हुए, और अब ये 2 महीने और अंदर बंद रहना पड़ेगा। तो इसने सोचा होगा कि यार बता के चुपचाप निकल लो, इसमें क्या बुराई है। मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है, मैं तो केवल हिसाब किताब ही तो है, जो मेरे पास चीजें होंगी मैं बता दूंगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो वाला प्रेशर भी इसके ऊपर रहा होगा कि भाई यार अब कितना लंबा ये मामला खिंच जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। तो उसने सोचा होगा कि भाई बता दी जाए चीजें।
लेकिन फिलहाल दिल्ली का जो ये मीडिया है, वामपंथी जितने भी हैं, इनमें सन्नाटा है और सब जो है इस बात को लेकर अब चिंतित हो गए हैं कि साहब आने वाले समय में क्या उनका भी नंबर आने वाला है। सब अपने हिसाब किताब टटोल रहे हैं कि कहाँ से पैसा आया, कैसे जा रहा है, किस तरह से आ रहा है, क्योंकि इसमें तो वो ईडी वाला मामला भी पेंडिंग है। इसमें तो जो इन्होंने इसमें मामला मनी जो है इनका बेसिक जो है वो मामला ये है कि इनके इन्वेस्टमेंट किया गया मीडिया में, इनके शेयर्स खरीदे गए हाँ और शेयर्स जो है वो नेविल रॉय सिंघम के द्वारा स्पॉन्सर्ड लोगों द्वारा खेले गए, राउंड ट्रिप बिल्कुल होके जो पैसा है वो बाहर का लगा। और नियम ये है कि किसी मीडिया कंपनी में विदेशी निवेश नहीं हो सकता। हाँ, वो तो ईडी वाला मामला तो वही बन रहा है ना। लेकिन इसमें तो संजय जी वो आप युवापा किसी लगाया मीडिया कंपनी के शेयर नहीं खरीदे जा सकते। हाँ, वो तो तो वो है। मीडिया कंपनी के शेयर चूंकि खरीदे गए हैं तो यहाँ से वो मामला बनता है। ये जो नॉर्मल जो लोग जो है वो क्राउड फंडिंग करते हैं, वो उनको इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने शेयर बेचे हैं अपने और उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराया है, उनके लिए गंभीरता से सोचने की बात है। नहीं, इसमें एक जो यूएपीए जो इसमें लगाया गया है ना संजय जी, मेन उसमें हम्म, ये था कि आपको जो है मेल्स बाहर से भेजे जाते थे और आपसे कहा हम्म, जाता था कि आपको इस चीज पे जो है खबरें बनानी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हो तो अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट नहीं दिखाना, कश्मीर का मुद्दा हो तो कश्मीर का पार्ट नहीं दिखाना। दूसरे, जब किसान आंदोलन चल रहा था, आपको याद होगा कि जून या जुलाई 2020 और 21 में 2 बार पहले भी इस पर रेड हुई है न्यूज क्लिक पे। हाँ, जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था उस समय भी या हुई थी, क्योंकि उस समय ये लगातार खबरें जो है छाप रहे थे किसान आंदोलन के समर्थन में। और ये जो बिल्कुल। उर्मिलेश ये कहते हैं कि मैं श्रमजीवी पत्रकार हूं, यहाँ पे मैं तो केवल पैसे के लिए यहाँ पे काम करता था, ये जाते थे वहां पे, रोज रिपोर्ट लेके आते थे और इन्हें वहां से बाहर से बताया जाता था, फीडबैक दिया जाता था कि आपको आज ये रिपोर्टिंग करनी है, और वही खबरें सब पर चलती थी, इन पर, द वायर पर, सब पर। और आपको याद होगा कोविड के समय भी इन्होंने खबरें चलाई थी, जो द वैक्सीन वार फिल्म में दिखाया गया है कि बाहर से वो मैटर भेजा जाता था कि आपको वैक्सीन पे सवाल खड़े करने हैं। तो यूएपीए जो लगा है ना, वो मामला तो सेंसिटिव, तो वहां ज्यादा फंस जा रहे हैं। ये जो ईडी वाले मामले हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं, शेयर बेचने वाले मामले हैं, इनमें तो कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी से इन्हें स्टे दिया हुआ है पहले से ही। पिछले साल ही 2021 में ही स्टे दे दिया था, कह लगे आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी फर्दर जांच तक। असली तो ये अभी फंसे हैं जब निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में हंगामा मचाया था, अभी मानसून सेशन में। उसी के बाद तो अगस्त में स्पेशल सेल के पास ये जांच गई और अगस्त में उसने रिपोर्ट दर्ज की, और फिर देखे 2 या 3 महीने का समय लिया एक्शन करने के लिए। अक्टूबर में ये सब रेड हुई थी, जिसमें 50 जगह एक साथ रेड हुई थी दिल्ली में। तो एक इतिहास है, दिल्ली में शायद किसी कभी भी इतनी बड़ी रेड नहीं हुई और इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ दिल्ली पुलिस ने काम किया कि एक एक भी आदमी को इस बात का आभास नहीं हुआ कि तुम्हारे घर पे छापा लगने वाला है। जितने भी थे 46 लोगों से पूछताछ एक ही दिन में हुई थी, जिसमें ये सब बाद में छोड़ दिए गए थे, और ये अमित चक्रवर्ती और प्रबीर पुरकायस्थ जो है, इन पे युवापा लगाई गई थी। तो मामला तो गंभीर यहाँ पे ही बन रहा है। ये ईडी वीडी मामले तो टेक्निकल फंस कर रह जाते हैं, लेकिन ये जो यूएपीए लगा हुआ है इन पर, यहाँ पर ज्यादा फंसे हुए हैं और इसी बात से सब लोग परेशान भी हैं। अभी तो देखिए ना, वो मैं आपसे बता रहा था कि ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि जिस दिन ब्रॉडकास्ट बिल आएगा, जिस तरह से अभी ये टेली कम्युनिकेशन वाला बिल आया है, कि ब्रॉडकास्ट बिल में इससे भी सख्त कानून है, कि जैसे इसमें कह दिया गया है कि अगर आप फर्जी आईडी से सिम रखेंगे तो आपको 50 लाख रुपए तक, पता नहीं कितने इसमें जुर्माना भरना पड़ेगा, 3 साल तक की जेल हो सकती है, इस तरह के सख्त। तो रवीश कुमार जैसे लोगों ने तो इस पे ये नैरेटिव अभी से बनाना शुरू कर दिया है कि साहब सरकार इसी तर्ज पर ब्रॉडकास्ट बिल ला रही है, उसकी तैयारी चल रही है। तो ये सब लोग तो एक 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 चीज को दूसरी चीज से जोड़ते चले जा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। और आपको एक बात और मजेदार बताऊं, इन्होंने एक ग्रुप बनाया है डीजी पब नाम से। डीजी पब में क्या है कि ये जितने भी हैं जो डिजिटल पर काम करने वाले लोग हैं, इन सब लोगों जी, ने उसमें कहा कि इसमें आप एनरोल कीजिए, अगर आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप इस पर रजिस्टर्ड कीजिए और हमारी बॉडी का हिस्सा बनिए। ये कायदे से हमको इसमें भी करेंगे सारे क्या के ये? सारे हैं जी। हमको भी कर लेंगे कि नहीं? आप अप्लाई कीजिए, देखते हैं आप कर, अगर हमको आपको कर लिया हमको फिर हम भी आपको करवाते हैं।
हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि हम आपको ये करवा लें, उसमें तो क्या प्रॉब्लम। उसमें उसमें तो बताऊं कौन कौन है इसमें, ये दवायर वाले, न्यूज लॉन्ड्री वाले, एक वो मूक नायक करके चलाता है जो, उसने, द लायर, इस तरह के लोग। न्यूज लॉन्डी, हाँ। और द सत्य, ये ट्रॉल, असत्य हिंदी, स्क्रॉल। असत्य हिंदी। हाँ, तो इन सब लोगों का इन्होंने क्या काम किया है, अभी जब ये पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, इन सब लोगों ने इसकी डीजी पब की बाकायदा एक मीटिंग की। और मैं भूल रहा हूँ कहीं दिल्ली में किसी उसमें बड़े किसी बड़े मीटिंग हॉल में एक वो मीटिंग बुलाई गई थी, याद नहीं आ रहा कहाँ था। उसमें ये 60-70 लोग सब इनवाइटेड थे उसमें। और वहां पे ये पूरी चर्चा इस ब्रॉडकास्ट बिल पे की गई है कि ब्रॉडकास्ट बिल के माध्यम से सरकार किस तरीके से कंट्रोल करना चाह रही है यहाँ नेशनल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को। और तमाम उसमें लोग निकाल के लाए हैं कि देखिए टेलीकम्युनिकेशन बिल में ये चीज है, ब्रॉडकास्ट बिल में ये आने, जो चीजें अभी आई भी नहीं है, जो अभी पार्लियामेंट के सामने आया भी नहीं है, उसको लेकर इन्होंने अभी से ही एक काल्पनिक माहौल बनाना शुरू कर दिया है। जबकि हकीकत बात यह है कि अभी तक जो सूचनाएं आई हैं ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में, वो ज्यादातर ओटीटी को कंट्रोल करने की है। वहां पे जो सब वायलेंस, सेक्स, गाली गलोच ये दिखाया जाता है, उससे संबंधित ज्यादा है उसमें। और ये कि इन्होंने उसमें ये कहना शुरू कर दिया है कि जैसे न्यूज क्लिक वालों के कैमरे उठा लिए, लैपटॉप ले लिए सबके, और सबके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए, तो ब्रॉडकास्ट बिल भी ऐसा ही होगा कि अगर आप के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहेगी तो आपके खिलाफ एक सीधी सिंपल रिपोर्ट दर्ज होगी, और बिना किसी पूर्व सूचना के आपके जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो सब आपके जब्त किए जा सकते हैं। तो बड़ा खौफ बना हुआ है इनको, सबको लग रहा है कि बस इन्हीं के लिए हो रहा है। और रवीश कुमार को तो सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की हो जाती है, उसे तो ये लगता है कि इस देश में जो भी कुछ हो रहा है उसी को टारगेट बना के हो रहा है। एनडीटीवी को खरीदा गया है तो वो रवीश कुमार की वजह से खरीदा गया है। और रवीश कुमार अब यूट्यूब पे आ गए हैं तो वो सरकार यूट्यूब के पीछे पड़ गई है। तो ये सब लोग बड़े भयभीत हैं, और लीडर सरगना इनका रवीश कुमार ही है, वो सब चला रहा है ये सब कहानियां। इसमें एक और भी जो है ना, जिस चीज़ को मैं बहुत दिनों से हाईलाइट कर रहा हूँ, आज से नहीं, कोई 5-6-7 साल से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। वो ये है कि जो आपका वायर का जो ये सिद्धार्थ वरदराजन है, जो उसका पूरा कर्ता-धर्ता है, वो एक ओसीआई कार्ड होल्डर है, अमेरिकन सिटीज़न है वो। और एज़ अमेरिकन सिटीज़न वो यहाँ पर डी फैक्टो एडिटर बन के, और उसका कुछ निकाल के सामने तो उसने वेणु को कर रखा है, सारा कर्ता धर्ता वो है। नंदिनी सुंदर उसकी बीवी, आप जानते हो, अर्बन नक्सल, जिसको बस्तर में एक कांड किया था, उसके कारण गिरफ्तार किया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर कृपा और अनुग्रह हो गया। बाद में जब बघेल सरकार आ गई तो वो केस ही विथड्रॉ कर लिया उन्होंने। तो इस प्रकार के व्यक्ति को मैं बार-बार कह रहा हूँ कि भई सरकार ने ओसीआई जो है, ओवरसीज़ सिटीज़न, जो कार्ड दिया हुआ है ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया का, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। और वो बाद में अभी जब इन्होंने अमेंडमेंट लाया था सिटीज़नशिप एक्ट वाला, ये सीएए नहीं, उसके बीच में और जो रूल्स में अमेंडमेंट किया था, उसमें उन्होंने इसको और स्ट्रिंजेंट कर दिया था और प्रावधान कर दिया था कि भई ये ओसीआई कार्ड विथड्रॉ हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों का ओसीआई कार्ड क्यों नहीं विथड्रॉ हो रहा? ये एक बड़ा प्रश्न है जो लगातार मुझे व्यथित कर रहा है कि भई ऐसा क्या है? क्या सिद्धार्थ वरदराजन के कोई प्रोटेक्ट करने वाले सरकार के हाँ, अंदर ही हैं, जिसके कारण उसका ओसीआई कार्ड विथड्रॉ नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है संजय जी। और देखिए एक इनकी आप लोगों ने एक खास बात देखी होगी कि ये सब लोग जो कहते हैं ना कि एक एक दूसरे को चापलूसी करने में, एक दूसरे को प्रमोट करने से पीछे नहीं हटते। आप देखेंगे कि ये जो रवीश कुमार जैसे लोग जब अपने शो बनाते हैं, अपने वीडियो बनाते हैं, तो उसमें ये कोट इन्हीं को करते हैं कि द वायर में सिद्धार्थ वरदराजन ने ये लिखा है, फला में उसने ये लिखा है। तो वो ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि यही सिर्फ ऑथेंटिक खबरें दे रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब तो बेकार है, या फिर ज्यादा से ज्यादा द हिंदू का जिक्र करते हैं। ये इनका एक बहुत बढ़िया नेटवर्क आपस में इस तरह का बन गया है कि सब एक दूसरे को लगातार प्रमोट करते रहे, जिससे कि ऑथेंटिसिटी एक दूसरे के प्रति बनी रहे और क्रेडिबिलिटी बनी रहे कि हाँ यार ये रवीश कुमार इसको कोट करता है तो जरूर ये बहुत विश्वसनीय खबर होगी।
ये एक दूसरे का नाम लेने से हिचकते नहीं है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग शायद एक दूसरे का नाम लेने से झिझके। कहने के लिए तो राष्ट्रवादी पत्रकारिता बहुत कर रहे हैं इस देश में, लेकिन वो एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं अपने एक दूसरे के मंच से कि भाई हम फला फला ने अपने वीडियो में ये कहा है या फला ने अपने आर्टिकल में ये लिखा है। उससे सब लोग बचते हैं। सबको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी का नाम ले लूंगा, मैं संजय जी का नाम ले दूंगा या मैं प्रदीप सिंह जी का नाम ले दूंगा, पता नहीं उनके खाते में कहीं 10-20 करोड़ रुपए ना चले जाएं नाम लेने से ही। तो ये सब लोग बचते हैं इससे करने से। लेकिन जैसे ये मैंने आपको ये डीजी पब बताया है, इस तरह का इन्होंने ये बना लिया है अपना। अब आप देखिए जो एडिटर्स गिल्ड बना हुआ है यहाँ पे, एडिटर्स गिल्ड में जो मेन मीडिया है, ये जो अखबार जो मार्केट में सबसे ज्यादा नजर आते हैं कि साहब के भास्कर है या अमर उजाला है या दैनिक जागरण है या हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इनका लोग इनके एक आधि लोग मिलेंगे इसमें। और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे उसमें आपको जिनका कोई आधार नहीं है, जिनके अखबार बंद हो चुके हैं। पाइनियर को कोई पढ़ता नहीं है, टेलीग्राफ को कोई पढ़ता नहीं है, स्टेट्समैन को कोई पढ़ता नहीं है। इन इन जैसे लोगों का इसमें कब्जा है। अब इनके इनके संबंधित किसी भी, इनके गुट से जुड़े हुए किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई एक्शन होगा, तुरंत एडिटर्स गिल्ड की चिट्ठी आ जाएगी, जारी हो जाएगी। वो बेचारा मनीष कश्यप वहां गिरफ्तार हुआ, वो बेचारा 9 महीने जेल में काट के आया, उसके बारे में कोई चिट्ठी किसी ने जारी नहीं की इन्होंने। तो ये अब इस तरह की संस्थाएं खुद बना लेते हैं और उसमें जो है अपना बैठ के अपना एक ऐसा कोकस वहां पर क्रिएट कर आप देते हैं। गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, आप याद कीजिए जब ये इनका राज था अखिलेश यादव का, उस समय शाहजहांपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई थी और बड़ी नृशंस हत्या हुई थी। उस तक का किसी ने, इन्होंने एडिटर्स गिल्ड हो या ये सारे ये पत्रकार हो, ये मेरे विचार से संभवतः 2015-2016 के आसपास की बात है। तो वो हत्या तक का इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, ये तो बिल्कुल गिरफ्तारी बिल्कुल। है। हाँ अच्छा, और वो तो कोई राइट विंगर भी नहीं था, वो तो एक हाँ, सामान्य पत्रकार था। उस समय इस तरह की बात थी भी नहीं संजय जी। और एक बात और भी देखी है मैंने इन लोगों की, कि ये जो एडिटर्स गिल्ड और ऐसी जो बॉडीज इन्होंने बनाई हुई हैं, इनका एक खास वो है पैटर्न कि अगर मतलब कस्बे की या किसी छोटे जिले के ब्यूरो में काम करने वाला छोटा सा कोई रिपोर्टर है, उसके साथ कुछ होता है, ये उस पर चिट्ठियां नहीं जारी करते। ये चिट्ठियां जारी करते हैं किस पे, कि साहब मणिपुर में हमने जो है स्पेशल अपनी टीम भेज दी है बना के। अरे भाई तुम कोई सुप्रीम कोर्ट के वो हो, ये तुम्हारे बाप का राज है कि तुम जांच करने के लिए वहां पे एडिटर्स गिल्ड की टीम भेजोगे। उस पे ये चिट्ठियां जारी करेंगे कि साहब उनके खिलाफ हमारे जो है वहां पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उन्हें अपना काम नहीं करने दिया गया। तो इनका बड़ा, जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इन लोगों से जो यही आती है कि इनका जो सिलेक्टिव वो है ना चीजें, कि किसी चीज को खास जिस जो इन्हें लगे कि हाँ यार इस पे बोलना चाहिए, तो उस पे तो ये चिट्ठी जारी कर देंगे। तब भी चिट्ठी जारी की थी जब वो राजदीप सरदेसाई पे राजद्रोह वाला केस हो गया था, याद कीजिए, फर्जी ट्वीट कर दिया था किसान आंदोलन में उसने। उस पे देखते आप इनकी खूब चिट्ठियां जारी हो रही थी, खूब चिट्ठियां जारी हो रही थी। लेकिन और किसी पे चिट्ठियां नहीं जारी करते। दैनिक जागरण का एक अगर किसी कस्बे का पत्रकार है, जैसे कि आपने शाहजहांपुर का नाम लिया, या किसी छोटे और कस्बे का पत्रकार है, उसके साथ मारपीट हो जाए, पुलिस वाले उसकी पिटाई कर दें, उसे बंद कर दें अंदर, उस पर कोई फर्जी मुकदमा लगा दे, उस पर इनकी चिट्ठियां नहीं आती हैं। बस जो इनकी टीम के मेंबर हैं, जो इनका ग्रुप है, ये उसी की ही बात उठाते हैं। अब ये डिजी पब वाला जो इन्होंने ये बनाया है, इसमें सारे यही लोग शामिल हैं। और देखिए सबसे ज्यादा खतरा ही नहीं है, यूट्यूब पे तो संजय जी आप भी हैं, हम भी हैं, हमें कोई डर नहीं है, लाओ तुम ब्रॉडकास्ट बिल कोई सा भी ले आओ। जब हमें अपने कंटेंट को लेकर किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं है, तो हमें डरना किस बात का है, जब हम ऐसी कोई कंटेंट डालते ही नहीं है। अभी पीछे इन्होंने 2-3 चैनल हैं, ये न्यूज न्यूज क्या है ये, न्यूज इंडिया वाले, और एक और भी कोई सा चैनल था, इनके यूट्यूब चैनल बंद रहे लगभग 10-12 दिन तक। उनपे वो आ गया, थ्रेट आ गई, उसकी स्ट्राइक आ गई। तो स्ट्राइक आ गई हाँ, होगी, हाँ। हाँ स्ट्राइक आ गई, तो उनके बंद रहे 10-12 दिन तक। बड़ा हल्ला मचा रहा, बड़ा हल्ला मचा रहा। लेकिन भाई अगर आप कंटेंट गलत डालेंगे, कॉपीराइट का उसका वायलेशन करेंगे, आपत्तिजनक उसमें कंटेंट दिखाएंगे, कोई वीडियो ऐसी उसमें डाल देंगे, तो वो तो आपको इसके नियमों को तो पालन करना ही पड़ेगा। अभी ने सबसे सबसे ज्यादा डर रवीश कुमार जैसे लोगों को यही हो रहा है कि साहब हमारे हमारे पे ही मुसीबत होगी और आप सब लोग भी इससे जुड़ जाइए। कोई पूछे कि इससे जुड़ जाने के बाद तुम क्या कर लोगे, क्या कर सकते हो किसी के लिए? तुम अपने लोगों के लिए ही करोगे, द वायर वाले के लिए करोगे, मेरे लिए थोड़े ही करोगे आप।
कोई क्यों जुड़ेगा आपसे? सारे लोग वही हैं इसमें। अपार गुप्ता और पता नहीं क्या-क्या, कई इन्होंने वकील भी जोड़ लिए हैं। उनके आर्टिकल जो है इनके आजकल इन पे खूब चल रहे हैं, स्क्रॉल पर इन पे। अभी से पूरा-पूरा पता नहीं कहाँ से ड्राफ्ट निकाल रहे हैं उसका, और उसका पूरी विवेचना की जा रही है इसमें। हाँ, वो तो ये वैसे भी करते रहे हैं। आप देखिए ये जो थोड़ा-सा अपने को दिखाने का प्रयास करते हैं ना कि भई हम थोड़ा-सा सेंट्रिस्ट हैं या हम हुँ। लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं, हम पूरी तरह से लेफ्ट नहीं हैं। जैसे दी प्रिंट उनको भी देखिए आप शेखर गुप्ता जी भी जो हैं वो सिलेक्टिवली ही बात करेंगे। वो कोई हाँ, किसी मनीष कश्यप की बात कर लें ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं बात वो भी करने के। सिलेक्टिव ही करेंगे। ब्रजभूषण के खिलाफ देख लीजिए उनका, इस वाले पहलवानों वाले मामले में आप उनके कोई सा वीडियो उठा के देख लीजिए। हाँ, नहीं वो कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि भई ये जो हुँ, एक्शन किया अभी सरकार ने किया, क्यों किया, हुँ, दबाव में किया, कैसे किया? अरे ये हुँ, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे दल्ले जो हैं, इनके कहने से सरकार चलने लगी है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। हुँ। हाँ, भई बृजभूषण को ठिकाने लगा दिया है, कर दिया, वो कर दिया। नहीं, अब उसमें तो वो उसमें तो अनुराग ब्रजभूषण में तो एक नैरेटिव ये भी बना दिया इन्होंने, खबरें चला दी हैं कि ब्रजभूषण का जो है वो कई कई लोकसभा सीटों पे प्रभाव है, बहराइच, गोंडा, 4-5 डिस्ट्रिक्ट, श्रावस्ती, इन सब इलाकों में उसके कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इसलिए बीजेपी जो है वो उसे उस पे डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकती, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। और वो थोड़ा तो के एक देखिए नैरेटिव ये बना दिया ये इन्होंने। अंदर की इनकी स्पोर्ट्स की पॉलिटिक्स है। अनुराग ठाकुर वर्सेस ब्रजभूषण सिंह है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अनुराग ठाकुर जो है और वो एक जो वो इनका जो प्रधान करके एक जो है वहाँ बैठा हुआ है, एक डायरेक्टर जनरल उसको एक्सटेंशन दे के बैठा हुआ है। ये सारे डोमिनेट करना चाहते हैं, सारे जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको। और चूँकि ब्रजभूषण उनके ताबे नहीं आ रहे थे तो ये सब नाटक करवाया गया। अब इस नाटक को कोई क्यों नहीं समझ पाया कि भई इसके पीछे अनुराग ठाकुर का अपना इंटरेस्ट है। अनुराग ठाकुर का तो पता नहीं नहीं तो क्या है, अनुराग ठाकुर को तो एक तरीके से उसकी तरफ से तो आँख मूंद ली गई है। अब देखिए हिमाचल नहीं, नहीं, प्रदेश में ठाकुर ने और नड्डा ने कैसे अनुराग कैसा ठाकुर खेल तो करा इसमें था। एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। वरना ऐसे कहीं होता है क्या इलेक्शन के अगले दिन आप किसी को कोई फ्लिम्सी ग्राउंड्स पे कि हाँ हाँ, भई, आप तो उसके यहाँ चले गए। अरे भई, सबको पता है कहीं जब एड वो हॉक कहीं भी कमेटी चल जाए। रही थी तब हाँ, भी ऑफिस वहीं से चल रहा था। ये हाँ, सबको हाँ, पता है कि ऑफिस वहाँ है। ऑफिस नई बॉडी आई है, उसको अपना ऑफिस शिफ्ट करने में टाइम लगेगा। ये कोई ग्राउंड है कि ऑफिस वहाँ से चल हाँ। रहा है इसलिए सस्पेंड हो ये गए। तो इस तरह का तो ये कभी तो सुना ही ग नहीं हमने किसी भी फेडरेशन में इस तरह से हुआ हो। एक एक दिन नहीं लगे ये अगर हाई कोर्ट चले जाएँ, मुझे लगता है अभी कोई इंटरनल इनका वो चल रहा है। नहीं, उसका संजय सिंह जो उसी इनका था वो अध्यक्ष, उसका बयान तो आया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे इसके खिलाफ। कल ही आ गया था, पीटीआई की खबर रिलीज़ हुई है इसकी। अब पता नहीं उसके बाद फिर क्या हुआ। जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल तो जाना चाहिए इसे। बिल्कुल ही टोटल इस तरह का भई मैं तो स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स से बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा। अब एक ही हुँ। कम से कम मैं टेनिस एसोसिएशन में था, क्रिकेट एसोसिएशन में था। अ, तो इस तरह से नहीं होता है, ऐसे ऐसे आप नहीं कर सकते। सबके पास फिर तो लीगल रिकोर्स अवेलेबल है। चलिए ख़ैर वो तो और दूसरी सं बात हो गई। और संजय जी अब आपको थोड़ा तो ये पता बात ही है कि करते हैं कि चुनाव जो है, इस तरह के जो चुनाव होते हैं, उसमें गुटबाजी और ये सब तो होती ही है। आप ये कैसे कह होती सकते हैं कि है ये भई और उसकी और लॉबी और है? ये होती और क्या? कोई भी फेडरेशन जो है, वो पूरी तरह से किसी पार्टी लाइन पे नहीं होती। उनमें स हर पार्टी हाँ, के लोग होते हैं और वो आपस बिल्कुल। में अपना वो सब करते रहते हैं। ख़ैर ये आज का टॉपिक नहीं है, तो थोड़ा-सा हुँ। विषयांतर हो गया। आइए थोड़ी-सी बात करते हैं कि ये जो सारा का सारा मीडिया है, हमारा हुँ। पंचमक्कार मीडिया, ये आजकल केजरीवाल को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है खुल के? देखिए, केजरीवाल को लेकर तो मुझे लग रहा है कि सब इन लोगों की स्थिति वेट एंड वॉच वाली हो गई है। और या कि दूसरे इसमें केजरीवाल क्या। जी ने इनको पैसा देना बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट की डाँट के बाद? हाँ, मैं आपको वही बताने वाला था। पिछले कुछ समय से केजरीवाल जो अखबारों में विज्ञापन वगैरह ज़्यादा दे रहे थे, मीडिया में विज्ञापन दे रहे थे, उसे बताया जाता है कि उसमें हाथ खींच लिया है। पहले यहाँ था, दिल्ली में ये था कि लोकल अखबार जितने भी हिंदी के अखबार थे इंग्लिश के, लगभग हफ्ते में 5 से 4-5 दिन तक केजरीवाल के फुल पेज ऐड चल रहे थे यहाँ पे। अब मैं देख रहा हूँ कि हफ्ते-हफ्ते में 1 पेज ऐड नहीं आ रहा है। दूसरे पैसा बाकी चीज़ों में खर्च करना पड़ रहा है, जैसे कि वो आरआरटीएस वाला मसला फँस गया था, मेरठ रैपिड ट्रेन वाला, हाँ, उसमें हाँ, सुप्रीम कोर्ट उसी ने में तो उसी में तो कोर्ट ने पूछ लिया था कि भाई हाँ, आपने
एडवर्टाइजमेंट उसने पे कहा कितना कि खर्च आपने किया जो है 800-900 करोड़ रुपए है विज्ञापनों में दे दिए हैं, आप पे ये 500 करोड़ रुपए नहीं दिए जा रहे अपने हिस्से के, इसे आप दबा के बैठे हुए हो। तो उसके बाद से चीजें संभली हैं। और देखिए कोर्ट ने तो दिल्ली ये का भी जो ऑर्डर कर दिया मीडिया था है, कि क्यों ना इसको जो है वो आपके फ्रीज करके आपका एडवर्टाइजिंग बजट और हाँ, इसको उधर उसमें से ये ट्रांसफर कर पैसा दिया ले जाए। लिया जाए। हाँ, ये साफ कह दिया था। ऐसा ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने शायद किसी को कहा नहीं होगा जिस तरह से इन्हें कह दिया था। तो यहाँ पे अब मुझे जो चर्चाएं हैं फिलहाल दिल्ली के मीडिया में, वो यही है कि थोड़ा सा इन्होंने हाथ खींच लिया है। और दूसरे ऐसा है संजय जी, देखिए मीडिया वाले भी कब तक गुणगान करते रहेंगे। चीजें सामने आ रही हैं, जो शराब घोटाला हुआ है, आपको याद होगा कि इसकी भी कहानी एक अप्रूवर से ही शुरू हुई थी। जिस हाँ, तरीके से इसमें ये न्यूज दिनेश लॉन्ड्री अरोड़ा ने से शुरू अप्रूव हुई थी। तो इसकी कहानी भी जो है एक अप्रूवर से शुरू हुई थी, और देखिए कितनी लंबी कहानी चली। तो सब लोगों को लगने लगा है कि भाई अब ये एक्सपोज हो रहे हैं, कब तक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कहेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस समय मोदी विरोधी मीडिया का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पे है। अरविंद केजरीवाल को कोई भाव नहीं दे रहा है। सबका फोकस इस पे है कि किसी भी तरीके से सेंटर पॉइंट जो है वो इसको बना के रखा जाए, राहुल गांधी को। ये सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी के अलावा अरविंद केजरीवाल वगैरह, इनके नाम पे कोई सहमति नहीं होगी, ना इनकी कोई सुनेगा। तो अल्टीमेटली इन सबको नजर यही आता है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी पे फोकस रहना चाहिए, लाइमलाइट उस पे रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल से इनका ध्यान भटका है। और इंडिया अलायंस बनने के बाद भी चीजें काफी बदली हैं। इंडिया अलायंस बनने के बाद से सबको ये लगा है कि भाई कांग्रेस इसमें फ्रंट रनर रहेगी, मेन पार्टी रहेगी। और एक मीटिंग भी कांग्रेस वालों ने बेंगलुरु में कराई थी इसकी, इंडिया अलायंस की। उसके बाद से सबको इन्हें लग रहा है कि शायद कांग्रेस पे सबका फोकस रहेगा। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल पे लोगों ने, और दूसरा वही मामला जो ईडी वाला चल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिखाएं तो क्या दिखाएं, कुछ है नहीं दिखाने के लिए। वो नोटिस पे नोटिस, अब देखिए 3 तारीख का नोटिस आया हुआ है कि 3 जनवरी को आ जाओ अब आप। और अब की बार तो बताते हैं कि जो हाँ। विपस्याना के लिए पंजाब गया है, ये वहां गया ही नहीं, बेंगलुरु। वहां सारा हम्म। इंतजाम भगवंत मान ने ही कर दिया। हाँ, बदल दिया अपना हाँ, स्थान बदल पता दिया। नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि अब की बार पंजाब चला गया। पंजाब में कौन विपस्याना करा रहा है वहां? कहीं वो राम रहीम या कोई ऐसा मिल गया है कि उसके यहाँ होती हो विपस्याना? तो आइए जरा इंडिया अलायंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो जी भी बिल्कुल। मामला जो है वो बहुत हॉट चल रहा है। तो हम्म। इंडिया अलायंस की मीटिंग जो पिछली हुई थी उसमें तो वही ढाक के तीन बात, कोई नतीजा तो निकला नहीं। और यहाँ तक बात हो गई कि साहब की अब तो समोसे के लिए भी पैसे नहीं है। जेडीयू वालों जेडीयू वालों ने कहा। कि भाई समोसे के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए इनको हम्म। क्राउड फंडिंग करनी पड़ रही है। उन्होंने एक नया शगुफा शुरू कर दिया केजरीवाल की तरह कि क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार का वहाँ एक प्रकार से कहें कि अ, एक तरह से आउटबर्स्ट हुआ, उसको देख के आपको क्या लग रहा है नहीं, कि देखिए बिहार में नीतीश क्या होगा? कुमार, और नीतीश। दूसरी चीज़ जो बड़ी बात हुई उसमें, वो दूसरी बड़ी बात ये हुई कि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि अगर बीएसपी से बात करोगे तो फिर हमसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो तो कहेंगे ही। हम्म। तो अब इसको देखते हुए यह बिहार और यूपी में इंडी अलायंस का क्या होने वाला है? आपका क्या इसमें आकलन है? देखिए बिहार की तो अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय कांग्रेस की बैठक चल रही है, सीटों को लेके वहाँ की 40 सीटों को लेके। यहाँ दिल्ली में राहुल गांधी, खड़गे वगैरह उसमें हैं। और 29th में शायद 29th में इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है, जेडीयू वालों की, नीतीश की, दिल्ली में ही हो रही है वो भी। और उसमें चर्चा ये है कि लल्लन सिंह इस्तीफा देंगे उससे पहले। और ये बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने कहा उनसे कि आप भाई टिके रहो, लोकसभा चुनाव तो करा लो। लेकिन लल्लन सिंह को पता नहीं क्या हो गया है कि वो जिद पे अड़ गए हैं कि नहीं, मैं तो अभी इस्तीफा करूंगा। अब या तो देखिए ऐसा कौन अध्यक्ष होगा कि वो उस अपनी उसमें हार जिसे दिख रही हो सामने के, वो अपनी अध्यक्षता में हार का लांछन अपने ऊपर लेगा। तो वो तो कह देगा साफ कि भाई हम तो हट गए थे, आप लोगों ने किया जो भी किया। तो एक तो ये बड़ा मसला चल रहा है इनके बीच में।
और खबर ये है कि लालू अपनी बेटी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, वो जिसने किडनी दी थी इनको, वो भी खबर है। और उसमें इस बीच तो जो वहां पे वो तो किसी को ममता भी लड़ा बनर्जी सकते हैं, ने, उनके तो 9 हाँ बेटी बेटे हैं, किसी को भी लड़वाएं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल लड़ा सकते हैं। और जो इन्होंने जो वहां पे खड़गे के नाम की जो वो प्रस्ताव कर दिया था इन्होंने, ममता ने और अरविंद केजरीवाल ने, उस पे मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार का जो है मीडिया वालों ने पूछा, आज भी बयान छपा हुआ है उनका अखबार में। तो नीतीश कुमार ने कहा कि भाई खड़गे के नाम से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, चला लो आप उनका नाम, मैं तो वैसे भी दौड़ में नहीं हूँ पीएम पद की, मुझे तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वहां शरद पवार ने कल ये कह दिया कि इसको इंडिया अलायंस को पीएम फेस डिक्लेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम क्यों और डिक्लेयर करें, हम तो ऐसे ही लड़ेंगे, जैसे जिस स्थिति में है उसी तरह से लड़ेंगे, हम किसी को डिक्लेयर ही नहीं किएंगे। तो क्लियरिटी तो किसी चीज को लेकर इन्हें किस है ही नहीं। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, कि उत्तर प्रदेश में ये बात सही है कि बताया जाता है कि इसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, देखिए इसमें एक इंडिया अलायंस में एक गुट अलग बन गया है संजय जी। ये केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, ये लोग इन्होंने एक हम्म, अपना गुट अलग से बना लिया है इसमें, हम्म। कि भाई हम जो करें, हम जो कहेंगे हम तो वो माननी पड़ेगी आप लोगों को। और इनमें इन तीनों का ही फायदा है, क्योंकि इन्हीं के 3 स्टेट्स में और श- मेन और मेन शरद मुकाबला शरद है। पवार ने तो परसों अडानी की भी बहुत तारीफ कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अडानी की तो वो तो तारीफ क्या कर दी, वो शरद पवार के, वो अजीत पवार ने वहां बारामती में संडे को एक बैठक की है ना, तो उसने एनसीपी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, और अजीत पवार ने ये कह दिया, शरद पवार का नाम नहीं लिया, और उसमें साफ तौर पे कह दिया कि आपने, जब आप 38 साल के थे तो आपने वसंत दादा पाटिल के साथ जो करा था सारा सब लोग जानते हैं, जिस तरह से आप बागी हुए थे और आपने सरकार गिराई थी यहाँ पे कांग्रेस की। उन्होंने कहा कि मैंने तो फिर भी 60 साल की उम्र तक इंतजार किया, ये बात बयान दिया है उसने साफ। और उसने ये भी कहा है कि जो मेरे विधायक हैं या मेरे जो एनसीपी के लोग हैं वो तय कर लें कि कौन उनकी तरफ है और कौन मेरी तरफ है, क्योंकि अभी ये तय नहीं है कि कौन किसकी तरफ है। वो दावा तो कर रहे हैं कि 53 में से 43 मेरी तरफ है अजीत पवार, लेकिन अभी भी क्लियरिटी कुछ लोगों को लेकर नहीं है कि वो उस तरफ है या उस तरफ है। तो उन्होंने एक तरह से धमकी दे दी है कि अगर मेरी तरफ रहना है तो खुल के मेरी तरफ आ जाओ, और उधर जाना है तो खुल के उधर चले जाओ। तो शरद पवार और इनकी जो है एक लॉबी बन गई है। और आप ये जान ही रहे हैं कि इनके 3 जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और टीएमसी, इन्हीं में तो इंडिया अलायंस का असली खेल होना है। और सब जगह तो कांग्रेस के पार्टनर ऑलरेडी फिक्स हैं, कहां पे क्या है, कहीं ऐसी मेन फोर्स में है नहीं अगर केरल को छोड़ दें तो ये सब लोगों ने अपनी एक लॉबी बना ली है और ये दबाव बना रहे हैं। तो इसी में किसी ने वो नाम लिया था। मैं इंडिकेट दूसरी चीज कर रहा था। मैं ये हम्म, इंडिकेट कर रहा था कि परसों ही शरद पवार ने बारामती में ही उन्होंने कोई सेंटर बनाया है, उसमें अडानी ने 25 करोड़ कंट्रीब्यूट किया है, तो अडानी की बड़ी तारीफ की है। और अडानी की तो अडानी शुरू की से तारीफ तारीफ करते करने हैं का शरद जी। मतलब ये है कि राहुल गांधी को सीधे ये कहना कि भाई राहुल गांधी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, हम तो अडानी की तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं मानते। उसने अडानी को मेन इशू बना रखा है। आपको ध्यान है कि वो बॉम्बे में जो मीटिंग हुई थी तो उसमें अडानी के खिलाफ जो है अलग से आके कुछ बोले थे, तो ममता दीदी नाराज हो गई थी। तो नहीं, अब अडानी वाले मुद्दे को लेकर ये जो शरद पवार का स्टैंड है ना संजय जी, ये तो उसी समय स्पष्ट हो गया था जब उसने एनडीटीवी को स्पेशली इंटरव्यू दिया था इस बात के लिए, हम्म, कि वो तो उस पे और ये तो अडानी के बारे में तो तमाम लोग कहते हैं, या बंबई में सब जगह जो लॉबी है, मीडिया में भी ये खबरें आ चुकी हैं कि अडानी के शरद पवार से बहुत बड़े रिलेशन है। आपको याद होगा कि इन्होंने 2021 की शायद होली से पहले की बात है, अहमदाबाद में जो मीटिंग हुई थी प्रफुल्ल पटेल की और अमित शाह की 5 स्टार होटल में, वो अडानी ने ही अरेंज कराई थी। उस समय से बात चल रही थी। अजीत पवार ने यही तो कहा है संडे में, अजीत पवार ने यही तो कहा है कि आप 1 साल से हमें जो है गफलत की स्थिति में रख रहे हो, आप स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे कि हमें इसके साथ जाना है, जबकि पार्टी ये चाहती है कि हमें बीजेपी के साथ जाना है। करेक्ट। तो फिर से चलते हैं जरा उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉलिटिक्स में। जी जी। तो अभी अभी आपने देखा था एबीपी में सर्वे आया था, और सर्वे में हाँ हाँ। ये बताया गया कि जेडीयू वर्सेस बीजेपी जहां भी होगा तो वहां पर बीजेपी जीतेगी, एक बात। हम्म और दूसरी बात, वो प्रशांत किशोर आपके वो पहले ही कह चुके हैं हम्म कि
जेडीयू 4 से अधिक सीट नहीं जीत सकती, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करेगा सीटें उनको मिलती कितनी है। दूसरी बात कही कि भाई जहाँ जहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा महाराष्ट्र में या बिहार में, वहाँ भी बीजेपी जीतेगी, लेकिन बिल्कुल। जहाँ बीजेपी आरजेडी होगा वहाँ टक्कर होगी। हाँ, अब सही बात है। आरजेडी ने मांग रखी है वहाँ 25 सीटें, आप जोड़ते रहिएगा, उन्होंने मांग रखी हैं 25 सीटें, और ये कह रहे हैं कि हमारी 16 सीटें जो हमारी जीती हैं, जेडीयू कह रही है कि ये 16 सीटें तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो 25 और 16, और कांग्रेस 41। कह रही है कि हमको मिनिमम 10 चाहिए, वैसे हम 12 चाहते हैं। हाँ, तो 51 साथ सीटें बनानी में पड़ेंगी इनके लिए। साथ में सीपीआई एमएल और है, सीपीआई एमएल कह रही है कि हम तो 8 सीट से कम पे सेटल ही नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो स्ट्राइक रेट था विधानसभा में वो हमारा था। हाँ। तो अब इनके सामने बहुत पशोपेश हो गया है कि भाई क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, और इन सीटों 60 के 60 झगड़े में सीटें ही चाहिए इन्हें इस तरह का बंटवारा करने के लिए। तो है 40। अब मान लीजिए कांग्रेस को 10 नहीं तो 8, और इनको जो है 25 नहीं तो 20, और इनको 20 10 और 8, इस तरह से, और फिर और जो पार्टनर थे उनमें बटे, इस तरह से बंटवारा हो तब जाके काम चले। तो एक तरह से तो आधी सीटें तो ये गिफ्ट में ही दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, यही स्थिति मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर होती हुई। और अगर सही मायनों में इन्होंने नहीं किया, देखिए मुझे तो लगता है कि ये तो नीतीश को तो पीछे हटना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और आरजेडी को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी के पास कोई ऐसा ग्राउंड है नहीं कि वो अपने जो है दावा इतना मजबूती से रखें। क्योंकि नीतीश के पास तो है कि भई हमारे जो सिटिंग एमपी हैं, कम से कम ये फ़ॉर्मूला तो बनता ही है इसमें। क्योंकि फिर दूसरे नंबर पे आता है कि जहाँ पर जो हारा था, उसका दावा बनेगा। तो उस स्थिति में तो बँटवारे को लेके इनके समीकरण बनेंगे, लेकिन यहाँ इस स्थिति में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो ये इनका जेडीयू वालों का 16 सीटों का दावा है, इसमें 1-2 भले ही ये छोड़ दें कोई-सी आरजेडी के प्रभाव वाली, तो बाकी ये इतनी सीटों पे तो ये चुनाव लड़ेंगे ही, निश्चित रूप से। और मैंने तो जो सर्वे देखा था उसमें तो एक सर्वे ये भी आया था कि एनडीए को 16 से 18 सीटें मिल रही हैं और इंडिया वाले को 21 से 23 सीटें मिल रही हैं। एक सर्वे मैंने ये भी देखा है। हाँ, ये इन्हीं का सर्वे था, एबीपी वालों का। अच्छा, एबीपी का था, पता नहीं टाइम्स नाउ का आया था एक सर्वे अभी, वो था, ये एबीपी मुझे वालों पता नहीं, का। लेकिन ये फिगर मैंने ज़रूर देखी कि 21 से 23 सीटें जो है इंडिया को मिल जाएँगी। इस तरह से इन्होंने बनाई हुई है समीकरण वहाँ की। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लें भाई। उत्तर प्रदेश में तो मायावती जी ने कल कह दिया था, कल या परसों जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई ऐसा है कि कई लोगों को जो बाद में फ़ोन करना पड़ता है। अब उनका इशारा किस तरफ है वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो 2 नावों में पैर रख के चलना चाह रही है। वो कैसे होगा उत्तर प्रदेश में? जबकि कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं है कांग्रेस का, तो देखिए कांग्रेस का तो इन्होंने सबसे बड़ा जो इनका फैसला है अभी, ये प्रियंका गांधी को वहां से हटा लिया इन्होंने। तो पिछले साल चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें देख ही लिया प्रियंका गांधी क्या कर रही थी वहां पे। अब तो ये जो अजय राय बने हुए हैं अध्यक्ष, ये कह रहे हैं कि हमने कभी 2009 में 21 सीटें जीती थी वहां पे, उसी रिकॉर्ड को हम दोहरा के दिखाएंगे। तो अब नया नया मुल्ला जो है वो पांचों वक्त की वो नमाज पढ़ता ही है, तो घूम रहे हैं वो, यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रहे 2009 हैं। में जो इनकी 21 सीटें हुई थी उसका एक कारण था, और वो कारण था कि उस समय मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी एक साथ आ गए थे, और आजम खां छोड़ के इनको चले गए थे। हाँ, वो तो है। तो वो जो 21 सीटें जीती थी उसके पीछे ये मुख्य कारण था। हाँ, मुसलमानों ने वोट किया था खूब इन्हें। जी। जी, यही हुआ था, यही लेकिन हुआ था। अब उस तरह की कोई स्थिति आज तो है नहीं। ना, ना, वो उस आजम तरह खां की तो कोई स्थिति है नहीं, आजम कोई खां तो स्थिति नहीं अखिलेश है के ऐसी। साथ ही हैं। हाँ, और अभी तो मुझे कोई बता रहा था कि प्रमोद तिवारी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके भी चांस नहीं बन रहे, कि पता नहीं अखिलेश यादव उनके लिए भी सीट छोड़ेगा ही नहीं। ये भी चर्चा है। नहीं तो वो कहाँ से लड़ेंगे?
प्रतापगढ़ से तो बड़ा मुश्किल है, खाली वो एक उनकी जो सीट है। अब पता नहीं कहाँ से लड़ना चाहते हैं, ये तो पता नहीं कहाँ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये है कि हार का टिकट है उनका, तो राज्यसभा है ही उनकी, उसमें क्या दिक्कत है लड़ने में। लेकिन बताया जाता है कि भाई इंटरेस्टिंग, वो उनका इंटरेस्ट है कि लोकसभा का चुनाव लड़ लें, क्योंकि यूपी में तो स्थिति ये है कि गांधी फैमिली के अलावा कोई टिकट ही नहीं लेने वाला है इनका। लड़ेंगे क्या, दावा क्या करेंगे, ये किस सीट पे किसके लिए पैरवी कर ले। कोई ऐसा बड़ा नॉन इनका वो रहा ही नहीं है। ये आरपीएन सिंह वगैरह ये सब लोग तो छोड़ के पहले ही जा चुके हैं, जितिन प्रसाद ये सब आ ही चुके हैं, पाला बदल लिया सब लोगों ने। तो अब तो इमरान मसूद जैसे लोग ये सब बचे हुए हैं इनके पास, तो कहाँ ये किसको लड़ाते इमरान फिरेंगे। मसूद भी तो कभी बीएसपी में चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं इमरान चला मसूद जाता तो बुरी तरह फंस गया। इमरान मसूद ने इस उम्मीद में ये कांग्रेस ज्वाइन करी है कि साहब जो है मुझे यहां से लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अखिलेश यादव वो सीट छोड़ेगा नहीं। अखिलेश यादव कहेगा कि पिछली बार मैंने मायावती को ये सीट दी थी, और मायावती का वहां से सहारनपुर से एमपी है फजलुर रहमान, तो वो सीट पे तो दावा अखिलेश यादव का रहेगा। कांग्रेस को वो सीट किस आधार पे देंगे? वहां तो 1 लाख वोट मिले थे इमरान मसूद को, कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ा था इमरान मसूद पिछली बार, 3rd नंबर पे पहुंचा था, तो उसे कहाँ किसे मिल रहा है? वहां तो इशू ये होगा कि सारे के सारे कहेंगे कि भाई देखिए, मायावती कहेंगी कि देखिए मुसलमान वहाँ वोट देगा जहाँ दूसरा पक्का वोट है, मेरे पास 12% ट्रांसफरेबल वोट है, तो मुसलमान मेरे साथ आएगा। अच्छा, वो पिछली बार जब इनका गठबंधन हुआ था तो उसमें कुछ हो भी इसी तरह का गया था कि मायावती 10 सीटें जीत गई, ये 5 पे ही रह गए। हाँ, और मायावती तो आ, संजय जी उन 10 सीटों पे तो दावा रखेगी अपना। चलो आप गठबंधन में आप ले भी लो, तो वो कहेगी जो मेरे 10 सांसद हैं वो तो कहीं नहीं जा रहे, वो तो मुझे सीटें चाहिए, और उसके अलावा भी मांगेगी मायावती। तो वो अखिलेश यादव वैसे के, आप वो जानते हैं स्पेस तो मायावती अखिलेश का ही कभी घाटे बचेगा। का सौदा करके कोई अलायंस करती नहीं है, तो वो हाँ, तो अपना दावा जो है वो ऊंचा ही रखती है, वो हमेशा पैर अपना ऊंचा आप रखती है, देखिए ना, जब दूसरे को अखिलेश दबा के यादव रखती ने है। अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव के साथ हुआ था तो डिम्पल यादव ने पैर छुए थे उसके, आपको ध्यान हो। हाँ, और उसमें उसमें संजय जी ये भी हुआ था कि जब पहला फार्मूला बना था, ये बना था कि जब सीट की शेयरिंग हम करेंगे ना 2019 में, तो वो इस तरह से करेंगे कि जो विनिंग था वो उसकी सीट रहेगी, जहां पे जो रनर अप रहा था वहां उसकी सीट रहेगी। मायावती ने कई सीटों पे ऐसे अपने प्रत्याशी उतारे थे जहां पे समाजवादी पार्टी नंबर 2 पे रही थी 2014 में। उन सीटों पे, ये हाथरस वगैरह जो सीटें हैं, ये सब इन पे समाजवादी पार्टी बढ़िया पोजीशन में थी, लेकिन मायावती ने कहा कि नहीं मुझे तो ये भी चाहिए। अखिलेश यादव ने झुक के और हाथ जोड़ के मायावती से गठबंधन किया था। मुलायम सिंह यादव ने मना किया था, भाई कभी कोई फायदा नहीं होगा इससे, ऐसे नहीं वोट ट्रांसफर होता है, लेकिन ये माने नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। आज की जी, चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और देखते हैं हमारे पंचमक्कारों का क्या होता है, और हमारे लुटियंस मीडिया का क्या होता है, और जी, इंडी अलायंस के जो चल रहे हैं नेगोशिएशंस उनका क्या होता है। हम इसके ऊपर बिल्कुल निकट दृष्टि रखेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।